वेलकम बैक टू गुरुकुलम क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट की दृष्टि से, साथ के साथ पीआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं क्या है होता है लर्निंग डिसऑर्डर। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। न्यूरोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड कंडीशन है, स्नायु विज्ञान बोलते हैं। किस चीज़ को अफेक्ट करता है? अफेक्ट द ब्रेन एबिलिटी टू सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। माइंड तक जो मैसेज जाता है उसको, माइंड से जो वापस मैसेज आता है और जो माइंड इंफॉर्मेशन जो जाती है उसको प्रोसेस करके माइंड जो स्टिमुलाई देता है, जो रिएक्शन देता है, उसको प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी पैदा करता है, जिनको भी लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं। ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी में हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है उसको, राइटिंग लिखने में, स्पीकिंग बोलने में, लिसनिंग में, और अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कैलकुलिया में, एंड विद जनरल कंप्रीहेंशन, चीज़ों को सामान्यतः समझने में उनको दिक्कत हो सकती है, जिसको भी लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही डिसऑर्डर एक टाइम पे हो, अलग अलग डिसऑर्डर एक साथ हो सकते हैं। इस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स में को एग्जिस्ट विद अनदर। अच्छा, द टर्म डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन हु हैव लर्निंग प्रॉब्लम्स लाइक, किसी को विजुअली दिक्कत है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, या कोई मोटर हैंडीकैप है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन लर्निंग डिसऑर्डर अलग चीज़ है, ठीक है। डिसेबिलिटी इज ए डिफरेंट थिंग एंड लर्निंग डिसऑर्डर इज डिफरेंट थिंग। इसमें जो होता है माइंड तक मैसेज आना, माइंड का मैसेज मतलब माइंड से सिग्नल वापस आना, और उसको माइंड किस तरीके से प्रोसेस करता है, इस चीज़ में डिफिकल्टी आती है। ये जबकि फिजिकली हैंडीकैप चीज़ें हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट थिंग है। और देखते हैं क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज। इट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एकेडमिक, लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल्स, ठीक है। ये वो सारे करेक्टर्स या वो सारी विशेषताएं जो बच्चे के डेवलपमेंट में, किस चीज़ में, एकेडमिक, लैंग्वेज से रिलेटेड डेवलपमेंट और स्पीच स्किल से रिलेटेड डेवलपमेंट, उसको बाधित करे, ठीक है। सम चिल्ड्रन बिगिंस एज स्लो लर्नर बट वेरी इवेंचुअली एबल टू लर्न एंड कोप विद देयर स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज। ऐसा नहीं कि जिसको लर्निंग डिसऑर्डर है वो हमेशा एकेडमिक रूप से पिछड़ा ही रहे, ठीक है। वो बच्चा हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट में या किसी और फील्ड में आगे जाए, ठीक है। इवन जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी होती है स्टार्टिंग में, ऐसे कई एग्जांपल्स है हिस्ट्री में, वो लाइफ में काफ़ी आगे गए हैं एकेडमिक रूप से भी, और काफ़ी फील्ड में आगे गए हैं। While children with learning disability have difficulties in some or as learning, they also have great aptitude, ठीक है। उनका एप्टीट्यूड, ग्रेट एप्टीट्यूड भी हो सकता है, स्किल्स काफ़ी बेहतर हो सकती है उनकी, कुछ मामलों में टैलेंट हो सकता है, किसी दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है जिसमें वो आगे बढ़ जाए। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स एंड टीचर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीचर एस्पिरेंट्स के लिए, आगे जाके मतलब रियल क्लासरूम में ऐसे बच्चों को पहचाने, उन बच्चों के हिडन पोटेंशियल को पहचाने और उनको एनकरेज करें कि वो बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए? हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, किसी के पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनको ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो तो भी बच्चे में होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी एंड बर्थ, प्रेगनेंसी के दौरान कोई इलनेस आ जाए, इंजरी आ जाए, बर्थ के टाइम कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, किसी ट्रॉमा से मदर गुजर रही हो बर्थ के टाइम, या बच्चे की शुरू में न्यूट्रिशन ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ में कोई दिक्कत हो, यूट्रस में कोई इशू हो, लो बर्थ वेट हो, और प्रीमैच्योर बर्थ हो, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। आफ्टर बर्थ, स्ट्रेसफुल इंसिडेंट आफ्टर बर्थ सच एज हाई फीवर, बच्चे का बर्थ हुआ और उसके बाद हाई फीवर हो गया, या हेड इंजरी हो गई स्टार्टिंग में ही, पुअर न्यूट्रिशन मिला उसको स्टार्टिंग में, उसका माइंड जो है वो डेवलप नहीं हो पाया अच्छे से। फोर्थ है एनवायरनमेंट, इंक्रीज एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स सच एज लेड, कुछ बच्चे या कुछ मदर जो प्रेग्नेंट होती है वो ऐसे एनवायरनमेंट में उनकी वो रहती है, या बच्चे की अपब्रिंगिंग स्टार्टिंग में ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहाँ काफ़ी विषैली गैस वगैरह यूज होती है, आसपास कोई इंडस्ट्री होती है, या मदर वर्किंग ऐसे स्थान पर होती है जहाँ ऐसे केमिकल्स वगैरह का यूज होता है, तो भी इसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ सकता है। कोमॉर्बिडिटीज, कोमॉर्बिडिटी होती है कि साथ में कोई और डिजीज हो, लाइक अस्थमा या कोई और डिजीज, तो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर ए हायर देन एवरेज रिस्क ऑफ अटेंशन प्रॉब्लम or disruptive behavior disorder. Up to 25% of children with regarding disorder have ADHD,
ठीक है, ADHD के बारे में आगे पढ़ेंगे क्या है। टाइप्स देख लेते हैं। पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है, हम 3 चीज़ों से जानेंगे क्या बच्चे की किस चीज़ को अफेक्ट करती है ये बीमारी या ये डिसऑर्डर, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एज ए टीचर हमारी। ठीक है, पहले देखते हैं क्या किस चीज़ को अफेक्ट करता है। एक तो रीडिंग को अफेक्ट करता है बच्चे की, बच्चा पढ़ नहीं सकता ढंग से किसी चीज़ को। लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल जो होती है बच्चे की, एंड अफेक्ट रीडिंग फ्लुएंसी, बच्चा तेजी से पढ़ नहीं सकता, डिकोड नहीं कर सकता किसी भी लैंग्वेज को। रीडिंग कंप्रीहेंशन, किसी चीज़ को पढ़ के समझने में और स्पेल करने में दिक्कत आती है। ठीक है, इवन लिखने में भी जो बच्चा पढ़ता है उस हिसाब से उसका माइंड प्रोसेस करता है और लिखने में भी दिक्कत आती है। यहाँ आप देखिए इसने एस उल्टा बनाया हुआ है, सी उल्टा है, तो माइंड का जो कनेक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, जो स्टिमुलाई होती है वो अफेक्ट करता है। मेनली लैंग्वेज और रीडिंग कंप्रीहेंशन से रिलेटेड होती है। क्या क्या सिम्टम्स है, लेटर और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में बच्चा दिक्कत पैदा करता है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स को समझने में या आइडिया को समझने में डिफिकल्टी होती है। स्पीड जो होती है उसकी काफ़ी कम होती है, रीडिंग स्पीच, और फ्लुएंसी काफ़ी कम होती है। वोकेबुलरी काफ़ी कम होती है उसकी। ठीक है, शब्दों का भंडार जो है वो काफ़ी कम होता है। बच्चा लेट बोलना शुरू करता है या अपने आप को एक्सप्रेस काफ़ी लेट करता है। लर्निंग न्यू वर्ड स्लोली, नए वर्डों को बहुत धीरे धीरे सीखता है और स्पेलिंग को स्पेल करने में काफ़ी डिफिकल्टी महसूस करता है। क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए हमारी। एक्सपोज द चाइल्ड टू अर्ली ओरल रीडिंग एंड राइटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, अर्ली स्टेज पे बच्चे को ओरली चीज़ें ज़्यादा करानी चाहिए। ठीक है, बेसिक लेटर फॉर्मेशन होनी चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि लेटर कैसा है, सी की बेसिक मतलब क्या फॉर्मेशन है, सी की फॉर्मेशन ये है या ये है, बच्चे को क्लियर करना चाहिए हमें। एस की फॉर्मेशन ये है और बच्चा ऐसे बता रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहिए उनको। रिकॉग्निशन स्किल होनी चाहिए, बच्चा पहचान ले कि एस ये है या ये है। लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, रिलेशन बिटवीन द साउंड एंड मीनिंग, जो साउंड हम कर रहे हैं, जैसे दी की साउंड है तो दी क्या है। ठीक है, इसके बीच में बच्चा समझ सके कि हम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो वर्ड क्या है। प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, बच्चे को डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट प्रोवाइड करने चाहिए। लाइक कॉमिक्स में जैसे लिखने के साथ साथ उसकी पिक्चर होती है तो बच्चा उस चीज़ को ईजिली कंप्रीहेंस कर ले, उसको ईजिली समझ ले। इंक्लूड मल्टी सेंसरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, मल्टी सेंसरी जैसे होती कॉमिक्स होगी जिसमें देखना हो गया और साथ में लिखा हुआ, साथ में हम ऑडियो चीज़ें भी डाल सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स डाल सकते हैं, उसकी हेल्प से भी डिसलेक्सिया टाइप के बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलती है। एक और देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे नॉर्मल रीडर जो है वो रीडिंग को ऐसे रीड करेगा, ठीक है, लेकिन जिसको डिसलेक्सिया है वो रीडिंग को ऐसे भी कर सकता है, डी की जगह बी, या फिर उसको ए ऐसे की जगह ऐसा दिखे, ठीक है, ई ऐसा दिख सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो इसको अच्छे से पढ़ पाए। सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू रीड दिस सेंटेंस, लेकिन डिसलेक्सिया वाले बच्चे को रीड की जगह हो सकता है ये नज़र आए, सेंटेंस की जगह टी की जगह एफ नज़र आए, तो बच्चा इसको ईजिली पढ़ नहीं पाएगा और ना ही एक्सप्रेस कर पाएगा। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। क्या होता है डिस्ग्राफिया। इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग और द मेंटल एक्टिविटी ऑफ कंप्रीहेंडिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कैसे समझता है और उसको कैसे लिखता है, वो चीज़ आती है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया यहाँ समझ सकते हैं आपकी लिखने से रिलेटेड है। ये देखिए डिस्ग्राफिया से अफेक्टेड बच्चे की हैंड राइटिंग जिसको हम इजीली समझ नहीं सकते, उसकी राइटिंग, इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। इलेजिबल राइटिंग मतलब पढ़ने योग्य नहीं होती है, ऐसी राइटिंग देखते हैं। इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं, ज़्यादा देर तक लिख नहीं पाते, छोड़ देते हैं। अनफिनिश्ड वर्ड और लेटर्स, ठीक है, वर्ड वगैरह जरूरी नहीं है वो पूरा ही करें, उनको सपोज वेंट लिखना है तो वेंट मतलब पूरा नहीं लिखेंगे, आधा ही छोड़ देंगे। ओमिटेड वर्ड, बीच बीच में वर्ड भूल जाते हैं। इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स, जो इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, एक वर्ड के बीच में लेटर्स के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो इनका इनकंसिस्टेंट होता है। कहीं ज़्यादा गैप देते हैं, कहीं बिल्कुल गैप नहीं देते। कई बच्चे बिल्कुल दो वर्ड्स के बीच में गैप नहीं देते, बिल्कुल पास पास लिखते जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपने क्लासरूम में देखे होंगे। स्ट्रेंज रिस्ट, बॉडी एंड पेपर पोजीशन, उनकी जो पेन पकड़ने की, पेपर पकड़ने की जो पोजीशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती, अलग से तरीके से पकड़ते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में बच्चे ने पेंसिल को कैसे होल्ड किया हुआ है। कॉपिंग या राइटिंग इज स्लो, ऑब्वियसली उनका मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना या नोट्स बनाना काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाती है। अनयूजुअल ग्रिप बता चुके हैं, और इससे उनके हाथों में भी दर्द हो जाता है, ज़्यादा देर तक लिख नहीं पाते। हैज़ डिफिकल्टी थिंकिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम,
अगर वो बच्चा सोच के कुछ लिख रहा है तो काफ़ी दिक्कत आएगी। वो सोचना और लिखना दोनों प्रोसेस को एक साथ करने में काफ़ी असहजता महसूस करता है। क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं हम ऐसे बच्चों के लिए? ओरल एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा बच्चा लिखने में पूरा एग्जाम जरूरी नहीं है कि वो टाइम से पूरा करे। हालांकि हो सकता है उसका माइंड में उसका आंसर हो, लेकिन लिखने में वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। तो ऐसे में जरूरी है कि उस बच्चे की रियल जो एबिलिटी है उसको जानने के लिए हम ओरल एग्जाम लें, अदरवाइज वो एकेडमिक रूप से काफ़ी पिछड़ सकता है। प्रोवाइड नोट्स और आउटलाइंस, जैसे क्लास में टीचर जो लेक्चर दे रहे हैं, ऐसे बच्चे को नोट्स मेकिंग में काफ़ी दिक्कत आती है उस चीज़ को उतारने में ब्लैक बोर्ड से। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल नोट्स वगैरह हम खुद बना के दे सकते हैं या आउटलाइंस दे सकते हैं। रिड्यूस कॉपिंग वर्क, ऐसा काम बच्चे को ना कराएं ज़्यादा जिसमें किसी काम की कॉपी करना हो। वाइड रूल पेपर और ग्राफ पेपर शुरू में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे ये है, इसके ऊपर बच्चा बनाना सीखे तो वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा 1 0 1 0 तो ऐसे ही उनको बनाएगा। ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स एंड मैथमेटिकल जो वो है उनके ग्राफ पेपर्स हम दे सकते हैं, और उनको बताएं कि पेंसिल ग्रिप क्या प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उनके हाथ में ज़्यादा दर्द ना हो और वो अपनी स्पीड बढ़ा सके। नेक्स्ट है दिस कैलकुलिया, मैथ से रिलेटेड है। इसमें बच्चा सीक्वेंसिंग करने में, किसी चीज़ को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को संगठित करने में, किसी चीज़ को अरेंज करने में, वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने में, और अदर मैथ रिलेटेड ऑपरेशन में दिक्कत महसूस करता है। सिम्टम्स क्या है? स्ट्रगल विद मेमोराइजेशन, याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है, टेबल्स वगैरह बच्चा याद नहीं कर पाता। ऑर्गेनाइज करने में और किसके नंबर को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। नंबर ऑपरेशंस करने में काफ़ी दिक्कत आती है, प्लस माइनस के साइन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ट्रबल विद काउंटिंग प्रिंसिपल्स और हैव डिफिकल्टी टेलिंग टाइम, टाइम बताने में काफ़ी दिक्कत महसूस करता है। मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं, कैलेंडर्स वगैरह देखना, टाइम देखना, इनमें बच्चा काफ़ी डिफिकल्टी महसूस करता है। मनी को चेंज कराने में, मतलब खुले पैसे 10 रुपए में हम 2-2 रुपए के कितने सिक्के दें, या हैंडलिंग मनी, इन चीज़ों में काफ़ी बच्चा दिक्कत महसूस कर सकता है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? यूज डायग्राम, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम डायग्राम यूज कर सकते हैं, जैसे 2+2 कोई भी डायग्राम हमने बना दिया या एग्जांपल दे दिए। कॉन्सेप्ट, मैथ कॉन्सेप्ट को हम ड्रा करके भी समझा सकते हैं, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट को, कि एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेटिव एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। तो बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा थ्रू द हेल्प ऑफ डायग्राम। प्रोवाइड पीयर असिस्टेंस, अपने पीयर का, अपने सहपाठियों का हेल्प ले सकते हैं बच्चे। यूज ऑफ ग्राफ पेपर्स, मैथ में ग्राफ पेपर एरिया का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझाने के लिए हम पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं ऐसे बच्चों को समझाने के लिए, ताकि वो वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। रिदम या किसी राइम का यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल फैक्ट्स या फार्मूले याद कराने के लिए। नेक्स्ट है डिस्पैरेक्सिया, एक प्रकार का मसल कंट्रोल है विद द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अपना मतलब बच्चा इसमें कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अपने मोटर स्किल्स को, जो भी एक्टिविटी वो फिजिकली करता है। हालांकि ये मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, ये माइंड से जो उसकी स्टिमुलाई आती है, जो एक्शन का रिएक्शन आता है, उसके बीच में वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने में डिफिकल्टी महसूस करता है। इसमें बच्चा एग्जिबिट पुअर बैलेंस, चलने में और काफ़ी एक्टिविटीज करने में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। शो डिफिकल्टी विद मोटर प्लानिंग, मतलब जैसे कोई बॉल आ रही कैच करने में, मतलब पहले से जो माइंड में प्लानिंग चलती है मोटर स्किल को डेवलप करने में, उसमें बच्चा डिफिकल्टी महसूस करता है। इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बोथ साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के दोनों साइड मतलब सेम स्किल नहीं कर पाता, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता और बॉडी के दोनों साइड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे अक्सर चलते चलते गिर जाते हैं, साइकिल नहीं चला पाते। उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो भी काफ़ी पुअर होता है, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। डिफिकल्टी विद फाइन मोटर कलरिंग बिटवीन द लाइन, जैसे दो लाइनों के बीच में कलर करना है, इन लाइनों के बीच में करना है, इसको छोड़ना और इसके बीच करना, तो बच्चा ईजिली नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो पूरे में कर दे या बाहर निकाल दे, मतलब ईजिली अपने हैंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बच्चे को ऐसे को क्वाइट प्लेस देना चाहिए, जो भी एक्टिविटी कर रहा हो शांत जगह हो, ताकि बच्चा पूरा ध्यान लगा के अपना काम कर सके, कंसंट्रेट कर सके उस काम पे। और सेंसरी इंटीग्रेशन ट्रेनिंग होती है, जहाँ बच्चे की सेंसेस डेवलप की जाती है, उन सेंस पे कैसे रिएक्शन किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसी ट्रेनिंग होती है। ऐसी ट्रेनिंग दिलाई जानी चाहिए ऐसे बच्चों को। अगला है डिस्फेजिया, ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को ये नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है, मतलब शब्द रिकॉल करने में काफ़ी दिक्कत आती है उसको कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इधर द चाइल्ड इज अनेबल टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली और इज अनेबल टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद बोलने में दिक्कत है, दूसरा जो बोल रहा है उसको भी समझने में काफ़ी दिक्कतें पैदा होती है ऐसे बच्चे को।
मतलब वो जो दूसरा बोल रहा है उस लैंग्वेज को प्रोसेस करने में माइंड को काफ़ी असहजता महसूस होती है। सिम्टम्स क्या है? स्पीकिंग स्लोली, ऐसा बच्चा धीरे धीरे बोलता है क्योंकि उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, विद ग्रेट डिफिकल्टी। बैड ग्रामर होती है, जो उनका सेंटेंस होता है वो ढंग से अरेंज नहीं होता है, कई बार ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं व्हेन फॉर्मिंग ए सेंटेंस, एंड ओमिशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर भूल जाते हैं। स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर वर्ड, वर्ड याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है। कोई वर्ड कई बार भी देखा हुआ हो, उन्होंने कई बार यूज़ किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस बार उनको याद रहेगा, इस बार ये बोलने में हो सकता है वो उसको भूल जाए। यूजिंग ए लिमिटेड वोकेबलरी, इनकी वोकेबलरी काफ़ी लिमिटेड होती है, शब्द संग्रह काफ़ी कम होता है ऐसे बच्चों के पास। स्पीकिंग फ्लुएंटली बट इन ए नॉन सेंसिकल मैनर, मतलब तेजी से बोल लेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बात की कोई सेंस निकले। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, किसी दूसरे की बोली हुई बात को समझने में दिक्कत आती है। उस डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग एंड रिमेंबरिंग लॉन्ग सेंटेंस, बड़े सेंटेंस कोई बोल देगा तो उसको प्रोसेस करने में, उसको समझने में और उसको याद करने में इनको दिक्कत आती है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करने में भी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? एक्सरसाइज टू डिस्टिंग्विश साउंड, मतलब बच्चों को एक्सरसाइज करानी चाहिए ताकि वो अलग अलग साउंड को समझ सके और उसको प्रोसेस कर सके। मतलब दो वर्ड जो सेम है, पुट और बट, इनके बीच डिफरेंस कर सके और उसको समझ सके। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज करानी चाहिए, बार बार एक वर्ड को बोलने की प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि बच्चा उसको बोलने में झिझक महसूस ना करे। ऑडिटरी मेमोरी एक्सरसाइज करानी चाहिए ताकि बच्चा सुन के उस शब्द को याद रख सके। वोकेबलरी एक्सरसाइज करानी चाहिए उनकी वोकेबलरी को इंक्रीज कराने के लिए। एफेजिया, ठीक है, ये भी पिछली जो डिस्फेजिया है इससे रिलेटेड है लेकिन कई चीज़ों में अलग है। लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पीच ड्यू टू ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज की वजह से किसी की कही हुई भाषा को बच्चा समझ नहीं पाता। हैव ट्रबल स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझने में, बोलने में, लिखने में, सारी चीज़ों में दिक्कतें आती है। हैव वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज, बोलते वक्त या लिखते वक्त बच्चे को वर्ड ढूंढने पड़ते हैं, मतलब सोचना पड़ता है कि क्या वर्ड यूज करूं। ट्रबल एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है ऐसे बच्चों को। ट्रबल अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन, किसी बातचीत को समझने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। लिविंग आउट स्मॉल वर्ड लाइक द, ऑफ, ऐसे वर्डों को छोड़ देता सेंटेंस बोलते वक्त, या हिंदी में भी छोटे छोटे वर्ड को भूल जाता है या यूज नहीं करता। पुटिंग वर्ड्स इन रॉन्ग ऑर्डर, सेंटेंस बनाते वक्त वर्ड्स को सही ढंग से अरेंज नहीं कर पाते। बीइंग अनअवेयर ऑफ मिस्टेक इन वन स्पोकन लैंग्वेज, और बच्चा जो बोलता है उसमें उसको खुद की गलती महसूस नहीं होती कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अपनी जो मिस्टेक है उसके बारे में अनअवेयर होता है, उसको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। स्पीकिंग इन सिंगल वर्ड, ज़्यादातर बातों का जवाब ही सिंगल वर्ड में देना पसंद करते हैं। मिक्सिंग अप साउंड इन वर्ड्स, जैसे वॉक डालकर है, इसको डॉग वॉकर बोल देंगे, मतलब आपस में दो वर्ड्स के जो अल्फाबेट है इनको मिक्स कर देंगे। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी? रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए ऐसे बच्चों की। लिसनिंग एंड रिपीटिंग वर्ड्स एक्सरसाइज, किसी वर्ड को बार बार रिपीट कराना चाहिए। लर्निंग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स सच एज यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, ऐसी भाषा सिखानी चाहिए इनको कि अपने बात को समझाने के लिए सिर्फ ये वर्ड यूज ना करें बल्कि अपनी बाकी सेंसेस को भी यूज कर सके, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन दे सकें, जेस्चर दे सके कम्युनिकेट करने के लिए। शॉर्ट सिंपल सेंटेंस यूज करने की सलाह दी जानी चाहिए इनको ताकि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इनमें कॉन्फिडेंस आए। हैंडहेल्ड कंप्यूटर, टैबलेट्स, डिवाइस या स्मार्टफोन जिसमें ऐसी ऐप हो ताकि बच्चा अपने आप को लिख के एक्सप्रेस कर सके, वहाँ उनको वर्ड सिलेक्शन मिल सके जो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? अफेक्ट वन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड डेवलप सोशल स्किल्स, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता लेकिन साथ में यहाँ सोशल स्किल्स भी काफ़ी कम होती है। बच्चा डरा सहमा महसूस करता है और रिलेशन मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करता है। रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, ऐसे बच्चों का बिहेवियर काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है और रिपीटेटिव होता है, एक एक्शन को वो बार बार करने की कोशिश करते हैं। और डिफिकल्टी विद सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया में बच्चा दिक्कत महसूस करता है। यहाँ देखिए इनको अरेंज कर रहा है बच्चा बार बार, मतलब यही एक्टिविटी करता रहेगा कि इनको अरेंज करेगा, या जो भी उसका बिहेवियर है वो काफ़ी रिपीटेटिव होता है। क्या सिम्टम्स हैं? रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है ऐसे बच्चों को, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, लैंग्वेज भी रिपीटेटिव होती है, एक बार बार अपने सेंटेंस को, अपने वर्ड को रिपीट करता रहता है। अटेंशन प्रॉब्लम होती है, ऐसा बच्चा किसी काम को करते वक्त काफ़ी अटेंशन नहीं दे पाता है, सिर्फ एक दो प्रोसेस होती है जिनको अच्छे से कर पाता है और उसको ही रिपीट करता रहता है।
प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, दूसरे के इमोशंस को समझने में भी ऐसे बच्चे को काफ़ी दिक्कतें आती है। वर्बल प्रॉब्लम आती है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मोर अबाउट ऑटिज्म, ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दो चीज़ों का मिक्सचर है ऑटिज्म। इसको एक्चुअली लर्निंग डिसऑर्डर पूरी तरह से नहीं माना जाता है, कुछ लोग इसको लर्निंग डिसऑर्डर से बाहर रखते हैं। हालांकि जेनेटिक भी है ये, साथ में जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसकी वजह से भी डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड सर्टेन फैक्टर्स सच एज रूबेला टॉक्सिन इंक्लूडिंग वेल्पोरिक एसिड, अल्कोहल, कोकीन, पेस्टिसाइड, लेड या जो भी अदर पोल्यूटेंट होते हैं, उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं और बर्थ के समय भी दिक्कत आ सकती है, तो इन चीज़ों से ही ऑटिज्म होता है। ये आप देखिए दोनों इसमें इमेज में रिपीटेटिव स्टैकिंग कर रहा है बच्चा, या ऑब्जेक्ट को लगा रहा है, अरेंज कर रहा है, लेकिन इसी एक्टिविटीज को बच्चा बार बार करता रहेगा, ये दिक्कत होती है ऑटिज्म वालों के साथ। नेक्स्ट है ADHD, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब ऐसे में बच्चा अटेंशन डिफिसिट होता है, कमी होने किसी चीज़ का, मतलब अटेंशन की तो डिफिसिट होती है, अटेंशन ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हाइपर एक्टिव होता है। नॉट कंसिडर्ड ए लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं मानते। कैन सर्टेनिटी डिस्टर्ब लर्निंग, लेकिन ये लर्निंग को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में। प्रॉब्लम सीटिंग स्टिल, मतलब बच्चा एक जगह शांत नहीं बैठ सकता, फोकस नहीं रह सकता, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे जरूरी नहीं है, इंस्ट्रक्शन बीच में ही छोड़ के जा सकता है। क्लास में आप उसको कुछ टास्क दो, वो उसको पूरा नहीं करेगा, बीच में ही छोड़ देगा, दूसरे काम में लग जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहने में काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे बच्चे को, और अपना काम पूरा करने में, काफ़ी होमवर्क पूरा करने में, कोई भी टास्क आप दो उसको तो उसको पूरा करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। मतलब ये बच्चे अटेंटिव नहीं होते, स्पैन ऑफ अटेंशन इज वेरी लिमिटेड, मतलब काफ़ी कम देर तक अटेंटिव रहते हैं, उसके बाद इनका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, कहीं और ही अपने आप को एंगेज कर लेते हैं। रेस्टलेस होते हैं ऐसे बच्चे, मतलब एक चीज़ को पूरा कर किए बिना दूसरे काम में लग जाते हैं, फिर वो पूरा नहीं करेंगे, उससे पहले किसी और काम में एंगेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अटेंटिव ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब इनमें क्षमता काफ़ी होती है, मतलब काम को स्पीड से करने की, लेकिन काफ़ी देर तक एक काम में जुटते नहीं है, उस काम को छोड़ के किसी और काम में लग जाते हैं, अटेंटिव नहीं होते। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? परसिस्टेंट अनरेस्ट, लगातार अनरेस्ट बना रहता है इनके माइंड में कि मैं ये भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, कुछ और भी माइंड में, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं इनके माइंड में। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, मतलब अगले ही पल इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब अपने आप को फिक्स नहीं रख पाते। ओवर एक्टिव होते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं ज़्यादा, काफ़ी सोचते रहते हैं और उसको फटाफट अपने माइंड में लाते हैं, उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटी चेंज करते रहते हैं। फॉरगेट और लॉस थिंग्स ए लॉट, चीज़ों को भूलते जाते हैं क्योंकि इनके माइंड में अगले पल कोई नई चीज़ें आ जाती हैं। मेक केयरलेस मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। टेक अननेसेसरी रिस्क, कई बार ये अननेसेसरी रिस्क ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं। ऐसे बच्चे को जरूरी है कि किसी सही दिशा में मोड़ा जाए, किसी सही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में लगाया जाए, ताकि बच्चा उसमें अटेंटिव रहे, उस काम को पूरा कर सके। उनकी इवन जो पॉजिटिव चीज़ है हाइपर एक्टिविटी, उसको सही ढंग से चैनलाइज करना चाहिए ताकि बच्चा सही दिशा में आगे बढ़े। कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो अपनी लाइफ में डिसेबल्ड रहे, लर्निंग डिसेबिलिटी जिनको रही, लेकिन वो फिर भी काफ़ी कामयाब हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, स्कूल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने, लेकिन आते आते लास्ट में इन्होंने जाने माने साइंटिस्ट रहे। ठीक है, फिजिक्स की लाइन में इन्होंने काफ़ी आविष्कार किए और इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी फेमस रही। अगले हैं थॉमस एडिसन, बचपन में मतलब डिसलेक्सिया से ग्रसित थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशन इन्होंने की, इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है, ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हाउएवर द टाइमली इंटरवेंशन एंड सपोर्ट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी सक्सेसफुल, बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है अगर टीचर और पेरेंट्स टाइमली इंटरवीन करें उन चीज़ों में। मास्टरी मॉडल क्या कहता है? लर्नर्स वर्क एट देयर ओन लेवल ऑफ मास्टरी, बच्चा खुद ही अपनी किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर ले, बार बार उसकी प्रैक्टिस करके। गेन फंडामेंटल स्किल बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, किसी नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले उस लेवल की मास्टरी हासिल कर ले। ठीक है, ऐसा बच्चा अगर क्लासरूम में बच्चों के साथ compete करेगा, हो सकता है पीछे रहे, लेकिन एक अलग से ही उसके लिए करिकुलम डेवलप किया जाए, अलग से उसको टास्क दिया जाए कि पहले आप इस स्किल को डेवलप करो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्किल करना, तो हो सकता है बच्चा अपनी टाइम और अपने पेस के हिसाब से इस स्किल को अच्छे से डेवलप कर ले, उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे जाए। अगला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन,
लेसन प्लान जो है स्पेशली प्लान किए जाने चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। स्मार्ट लर्निंग सेशन होने चाहिए, स्क्रिप्टेड लेसन प्लान होने चाहिए। करेक्टिंग मिस्टेक इमिडिएटली, जो बच्चा गलती करे उसको साथ के साथ दुरुस्त करना चाहिए, साथ के साथ सही करना चाहिए, ताकि बच्चा उस गलती को जल्दी से जल्दी दूर कर सके। इग्नोर नहीं करना चाहिए ऐसी गलतियों को, वरना आदत पड़ जाती है। अचीवमेंट बेस्ड ग्रुप होने चाहिए। फ्रीक्वेंटली प्रोग्रेस असेसमेंट होना चाहिए वैसे बच्चे का कि उस चीज़ पे लेके बच्चे की क्या प्रोग्रेस हुई है। नॉर्मल क्लासरूम से हट के भी ऐसे बच्चों की अलग से असेसमेंट होनी चाहिए। क्लासरूम एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए, स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और स्पेशल हाँ ठीक है, अल्टरनेटिव और मॉडिफाइड असाइनमेंट होनी चाहिए। और बच्चों से हट के इनके असाइनमेंट होनी चाहिए। जैसे जरूरी नहीं है कि जब रिटर्न टेस्ट हो रहा हो तो इन बच्चों का भी रिटर्न टेस्ट लिया जाए, टीचर चाहे तो इनका ओरल टेस्ट भी ले सकता है उस चीज़ में। मॉडिफाइड टेस्टिंग प्रोसीजर, क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए ऐसा बच्चा ताकि कंसंट्रेट कर सके। स्पेशल इक्विपमेंट जैसे स्पेल चेकर्स एंड डिक्शनरीज यूज करने की परमिशन होनी चाहिए। टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम होने चाहिए। इवन कंप्यूटर यूज करने की भी परमिशन होनी चाहिए। कुछ बच्चों को जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह जिसको डिस्कैलकुलिया है उसको परमिशन होनी चाहिए। बुक्स ऑन टेप जैसे ऑडियो बुक्स आती है उसकी परमिशन होनी चाहिए, वो यूज़ कर सके बच्चा ताकि लर्न कर सके। कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। थेरेपी भी होनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। This is a development disability. This significantly affect verbal and non-verbal communication on social interaction generally evident before age of 3 and characterized by engaging in repetitive activities and stereotype movements. बच्चा बार बार रिपीटेटिव एक्टिविटी करे। इसमें किसमें करता है रिपीटेटिव एक्टिविटी? ऑटिज्म में ही मैंने बताया बच्चा बार बार एक्टिविटीज़ को रिपीट करता रहता है। जो एक्टिविटी एक बार बच्चा करता है उसको बार बार रिपीट करता है। तो इसी से ही आप क्लियर है कि इसका आंसर 1 है। डिसलेक्सिया किसमें डिफिकल्टी है? टेक्स्ट कंप्रिहेंशन में, नंबर प्रोसेसिंग है नहीं है तो डिस्कैलकुलिया है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में या राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसेबिलिटी विच अफेक्ट द चाइल्ड हैंड राइटिंग एबिलिटी एंड फाइन मोटर स्किल। ठीक है, डिस्कैलकुलिया भी नहीं है। डिस्ग्राफिया, डिस्टोनियन, डिस्मोर्फिया। तो डिस्ग्राफिया इसमें राइटिंग एबिलिटी और फाइन मोटर स्किल में बच्चे को दिक्कत आती है, पेंटिंग वगैरह करने में, ब्रश यूज करने में दिक्कत आती है। तो आंसर है इसका बी।